नमस्कार साथियों और उपदेष्टा चैनल पर हो रही इस गहन चर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के सोचने के तरीके के बारे में हमारी समझ को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। जीन पियाजे। हाँ, जीन पियाजे। उनके जो सिद्धांत हैं, संज्ञानात्मक विकास, रचनावाद, वो आज भी आप देखिए मनोविज्ञान और शिक्षा की दुनिया में गूंजते हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन एकदम साफ है। पियाजे के जो मूल विचार हैं उनकी तह तक जाना है। बच्चे सीखते कैसे हैं आखिर? ज्ञान आता कहाँ से है? क्या वो बस खाली स्लेट होते हैं जिन पर हम कुछ भी लिख देते हैं या कुछ और बात है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, हमारी अपनी समझ के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है ना? ये तो इस बारे में है कि हम सब इंसान होने के नाते सीखते कैसे हैं, दुनिया को समझते कैसे हैं। बिल्कुल। और पियाजे के काम में ना एक ऐसी गहराई है जिसे लोग अक्सर ऊपर ऊपर से देखकर अनदेखा कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन गहराइयों को थोड़ा छू पाएं। चलिए, तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कौन थे ये जीन पियाजे जिनकी बातें आज भी इतनी रेलेवेंट है? देखिए, जीन पियाजे का जन्म हुआ था 1896 में स्विट्जरलैंड के नुशातिल शहर में। जाने तो वो मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाते हैं, पर उनकी दिलचस्पी का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा था। बचपन से ही उन्हें जीव विज्ञान में, खासकर मोलस्क मतलब घोंगे जैसे जीवों में बड़ी गहरी रुचि थी। अच्छा, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि वो बचपन में ही कमाल के थे। क्या ये सच है कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्हें किसी म्यूजियम में क्यूरेटर का पद ऑफर हुआ था, जिसे उनके माता-पिता को मना करना पड़ा? हाँ, ये किस्सा काफी मशहूर है। और ये भी कि 15 साल की उम्र तक तो वो मोलस्क पर कई लेख भी छाप चुके थे। कमाल है। हाँ, उनकी शुरुआती प्रतिभा को दिखाता है ये। और जीव विज्ञान में उनकी ये जो गहरी रुचि थी ना, वो बाद में उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की एक तरह से नींव बनी। अच्छा। उनकी असली प्रेरणा आप कह सकते हैं तब जागी जब वो पेरिस में अल्फ्रेड बिनेट के साथ काम कर रहे थे इंटेलिजेंस टेस्ट पर। हाँ हाँ, बिनेट टेस्ट। तो उन्होंने गौर किया कि बच्चे जो गलत जवाब देते हैं उनमें एक पैटर्न होता है। मतलब वो गलतियां यूं ही नहीं होती, उनमें एक लॉजिक होता है, बच्चों का अपना लॉजिक। अरे वाह! मतलब गलत जवाबों ने उन्हें सही रास्ते पे डाल दिया। एक तरह से, हाँ। और एक और दिलचस्प बात, वो खुद को सिर्फ विकासात्मक मनोवैज्ञानिक नहीं मानते थे। वो कहते थे, मैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट हूँ। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ये क्या है? सुनने में तो बहुत भारी लग रहा है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान की उत्पत्ति यानी जेनेसिस और उसके विकास की स्टडी। पियाजे की दिलचस्पी इसमें कम थी कि बच्चों के पास कितना ज्ञान है, बल्कि इसमें ज्यादा थी कि ज्ञान की जो संरचनाएं हैं वो बनती कैसे हैं, विकसित कैसे होती हैं। अच्छा, मतलब ज्ञान की जड़ें और उसका बढ़ना, इस पर फोकस था। बिल्कुल। वो ज्ञान के विकास की प्रक्रिया को समझना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई जीव विज्ञानी किसी जीव के विकास को समझता है। समझ के। और उनका प्रभाव इतना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि मनोवैज्ञानिकों में बीएफ स्किनर के बाद वो दूसरे सबसे ज्यादा साइट किए जाने वाले विचारक हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं उनके सबसे बुनियादी और मैं कहूँगा क्रांतिकारी विचार पर, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब ज्ञान का निर्माण करना। हम्म, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ऐसा नहीं है कि हम बस जानकारी, फैक्ट्स वगैरह इकट्ठा करते जाते हैं? पियाजे के हिसाब से नहीं। रचनावाद का जो मूल विचार है वो ये है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर तैयार रखी है और हम उसे बस ग्रहण कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। हम्म। बल्कि ज्ञान एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक एक्टिव प्रोसेस, जिसे सीखने वाला खुद बनाता है, उसका निर्माण करता है। ज्ञान एक प्रक्रिया है, अवस्था नहीं। ये तथ्य भी बदलते हैं या कम से कम हमारी समझ तो बदलती है। सोचिए, पहले हम मानते थे धरती चपटी है, फिर पता चला गोल है। ये क्या है? ज्ञान का विकास ही तो है। सही बात है। पियाजे ने एक अच्छी मिसाल दी थी औजारों की। पहले कांसे की कुल्हाड़ी थी, फिर स्टील की आई, फिर आरी आ गई। हर नया औजार पुराने से बेहतर था, ज्यादा कारगर। पियाजे के हिसाब से हमारी ज्ञान की संरचनाएं, हमारी समझ, वो भी इन औजारों की तरह हैं। वो समय के साथ ज्यादा परिष्कृत होती जाती हैं, ज्यादा जटिल और दुनिया को समझने में ज्यादा सक्षम। तो मतलब हम दुनिया की सिर्फ फोटोकॉपी नहीं बना रहे अपने दिमाग में, बल्कि उसका एक वर्किंग मॉडल तैयार कर रहे हैं जो लगातार अपडेट होता रहता है। बिल्कुल। ये पैसिव लर्निंग से, मतलब बस चुपचाप सुनकर या पढ़कर सीखने से बहुत अलग है। इसीलिए शायद पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते थे, या ज्ञान के सक्रिय निर्माता। हाँ, इसीलिए उनका मानना था कि बच्चे दुनिया के साथ एक्टिवली इंटरैक्ट करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं,
और इस पूरी प्रक्रिया में अपनी समझ खुद गढ़ते हैं। वो खाली बर्तन नहीं है जिन्हें भरा जाना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि ज्ञान बनाया जाता है, पर ये होता कैसे है? वो कौन से मानसिक औजार हैं जिनका इस्तेमाल हम इस निर्माण में करते हैं? यहीं पर पियाजे की वो खास अवधारणाएं आती हैं, है ना? स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, इनको थोड़ा खोलकर समझाएंगे। जरूर जरूर। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिमाग में जानकारी को व्यवस्थित करने वाली फाइलें हैं, या फोल्डर कह लीजिए। अच्छा। ये ज्ञान की बुनियादी इकाइयां हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स, जिनका इस्तेमाल हम दुनिया को समझने और उस पर रिएक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ता का स्कीमा हो सकता है, 4 पैर वाला, पूंछ वाला, भौंकने वाला जानवर। ठीक है, तो ये स्कीमा बनते कैसे हैं और क्या ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं? नहीं, यहीं पर आती है अनुकूलन यानी अडैप्टेशन की प्रक्रिया। स्कीमा हमारे अनुभवों से बनते हैं और लगातार बदलते भी रहते हैं। अनुकूलन का मतलब है अपने आसपास के माहौल और नई जानकारी के साथ एडजस्ट करना, तालमेल बिठाना। ओके। और इसके 2 मुख्य तरीके हैं, 2 पूरक प्रक्रियाएं हैं जो साथ साथ चलती हैं। वो क्या है? पहला है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। इसका मतलब है नई जानकारी या नए अनुभव को अपने मौजूदा स्कीमा में फिट करने की कोशिश करना। अच्छा। जैसे मान लीजिए बच्चे ने पहली बार पतंग देखी, उसके पास पहले से चिड़िया का स्कीमा है, कोई उड़ने वाली चीज, तो हो सकता है वो पतंग को भी चिड़िया कह दे। वो नई जानकारी को पुरानी फाइल में डालने की कोशिश कर रहा है। यानी जो हम पहले से जानते हैं उसी चश्मे से नई चीज को देखना, जैसे किसी अलग नस्ल के कुत्ते को देखकर भी उसे कुत्ता ही पहचानना। हाँ बिल्कुल। इसमें मौजूदा स्कीमा में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, जैसे फाइल में एक नया पन्ना जोड़ दिया, लेकिन फोल्डर का नाम वही रहा। अब दूसरी प्रक्रिया है समायोजन, एकोमोडेशन। समायोजन, ये आत्मसातीकरण से कैसे अलग है? समायोजन तब होता है जब नई जानकारी या नया अनुभव मौजूदा स्कीमा में फिट ही नहीं हो पाता। तब हमें या तो अपने पुराने स्कीमा को बदलना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, या फिर एक बिल्कुल नया स्कीमा बनाना पड़ता है। अच्छा। जैसे वो पतंग वाले उदाहरण में। हाँ। जब बच्चे को धीरे धीरे समझ आता है कि पतंग चिड़िया नहीं है, वो सांस नहीं लेती, उसके पंख नहीं हैं, उसे उड़ाने के लिए डोरी चाहिए, तो उसे अपने उड़ने वाली चीज वाले स्कीमा को बदलना पड़ेगा। या तो वो उसे डोरी वाली चिड़िया जैसा कुछ समझने लगेगा, स्कीमा में बदलाव, या फिर पतंग नाम का एक नया स्कीमा ही बना लेगा, एकदम नया फोल्डर। तो आत्मसातीकरण मतलब पुरानी समझ में फिट करना, और समायोजन मतलब नई जानकारी के लिए अपनी समझ को ही बदल देना। ये तो एक तरह की खींचतान लगती है दिमाग में। बिल्कुल। और इसी खींचतान और फिर उससे निकलने की प्रक्रिया को पियाजे ने कहा संतुलन या साम्याधारण, इक्विलिब्रेशन। देखिए, हमारा दिमाग ना एक तरह की संज्ञानात्मक स्थिरता चाहता है, कॉग्निटिव बैलेंस। जब कोई नई जानकारी हमारी पुरानी समझ से मेल नहीं खाती तो एक असंतुलन पैदा होता है, डिसइक्विलिब्रेशन, यानी गड़बड़, कंफ्यूजन। हाँ, एक तरह की बेचैनी, कंफ्यूजन। और मजे की बात यह है कि यही असंतुलन हमें सीखने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा। हम फिर समायोजन के जरिए, मतलब अपनी समझ को बदलकर, इस असंतुलन को दूर करते हैं और वापस संतुलन की स्थिति में आते हैं। लेकिन अब जो संतुलन है वो पहले से बेहतर है, ज्यादा विकसित है, हमारी समझ का लेवल बढ़ गया है। वाह, मतलब थोड़ी गड़बड़ी या कंफ्यूजन सीखने के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिना उसके ग्रोथ नहीं होगी। और एक और शब्द था जो आपने मेंशन किया था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, संगठन। इसका क्या रोल है? पियाजे के अनुसार संगठन हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है। हम अपने अलग अलग स्कीमा को आपस में जोड़कर ज्यादा जटिल और सुसंगत, मतलब कोहेरेंट ज्ञान प्रणालियां बनाते हैं। हम बिखरी हुई जानकारी को व्यवस्थित करना चाहते हैं, उनमें कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं। समझ गई। तो ये सारी प्रक्रियाएं, स्कीमा बनाना, आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन और संगठन, ये सब मिलके हमारे ज्ञान निर्माण की, मतलब पूरी मशीनरी बनाती हैं। बिल्कुल सही। कमाल है। ये तो सोचने का एक पूरा सिस्टम समझाया पियाजे ने। अब आते हैं उनके उस काम पर जिसके लिए वो शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, उन्होंने कहा कि बच्चों की सोच एक खास क्रम से, कुछ निश्चित पड़ावों से गुजरकर विकसित होती है ना? हाँ, पियाजे ने विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं बताई। ये मोटे तौर पे उम्र से जुड़ी हैं
और माना जाता है कि एक निश्चित क्रम में आती हैं, मतलब यूनिवर्सल हैं। हर अगली अवस्था पिछली अवस्था की नींव पर बनी होती है। ठीक है। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आज के दौर के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इन चरणों को इतना कठोर या एकदम अलग थलग नहीं मानते जैसा पियाजे ने शायद बताया था। विकास में काफी निरंतरता भी दिखती है और सांस्कृतिक फर्क भी होते हैं। ये भी जरूरी पॉइंट है। लेकिन हाँ, इन चरणों ने हमें बच्चों की सोच के विकास को समझने का एक ढांचा जरूर दिया, एक फ्रेमवर्क। तो पहली अवस्था कौन सी है? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक चलती है। सेंसरी मोटर यानी इंद्रियां और शारीरिक क्रियाएं। बिल्कुल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इस उम्र में बच्चे अपनी इंद्रियों से देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर और अपनी शारीरिक क्रियाओं से पकड़ना, चूसना, हाथ पैर चलाना, बाद में चलना, इनके जरिए दुनिया को जानते और समझते हैं। एक तरह से कह सकते हैं उनका शरीर ही उनका दिमाग होता है। और इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व। हाँ, यह समझना कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वो हमारी नजरों के सामने ना हो। बहुत छोटे बच्चे के लिए तो जो दिख नहीं रहा वो है ही नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब। हाँ। लेकिन धीरे धीरे लगभग 8-9 महीने के बाद वो समझने लगते हैं कि अगर उनका खिलौना चादर के नीचे छुपा दिया गया है तो वो गायब नहीं हुआ, बस दिख नहीं रहा, और फिर वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है बच्चों में। अच्छा, इस उम्र में वो अपनी अनैच्छिक क्रियाओं से भी सीखते हैं ना, जैसे अंगूठा चूसना, और दूसरों की नकल भी करने लगते हैं। वो जो आपने कहा था आस्थगित अनुकरण। हाँ, डेफर्ड इमिटेशन, यानी किसी के एक्शन को देखकर बाद में जब वो सामने ना हो तब उसकी नकल करना। ये भी इसी स्टेज में शुरू होता है, खासकर बाद के हिस्से में। और हाँ, बच्चा इस दौर में काफी आत्म केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक भी होता है। वो अपनी जरूरतें और अपना पर्सपेक्टिव ही समझता है। ठीक है, तो ये हुई पहली स्टेज। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये लगभग 2 साल से शुरू होकर 7 साल तक चलती है। प्री ऑपरेशनल। इस उम्र में तो भाषा का जादू चलना शुरू हो जाता है। बच्चे बोलना सीखते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स यूज करने लगते हैं। क्या यही इस स्टेज की पहचान है? हाँ, भाषा का विकास और प्रतीकात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थॉट का उभरना, ये इस अवस्था की बहुत बड़ी खासियत है। बच्चे अब सिंबॉलिक खेल खेलने लगते हैं। सिंबॉलिक खेल? जैसे लकड़ी के टुकड़े को कार समझकर चलाना या झाड़ू को घोड़ा बना लेना। वो एक चीज को दूसरी चीज का प्रतीक मानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन इस अवस्था में सोच की कुछ खास सीमाएं भी होती हैं, लिमिटेशंस, जो बहुत दिलचस्प हैं। सीमाएं? क्या मतलब? सबसे प्रमुख है अहं केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म, या आत्मकेंद्रता कह लीजिए। बच्चा अभी भी दुनिया को मुख्य रूप से सिर्फ अपने नजरिए से ही देखता है। उसे ये समझने में बहुत मुश्किल होती है कि दूसरों का नजरिया, उनकी सोच, उनकी भावनाएं उससे अलग हो सकती हैं। उसे लगता है जैसा वो सोचता है या जैसा उसे दिख रहा है वैसा ही सब सोचते हैं, वैसा ही सबको दिखता है। अच्छा, इसीलिए शायद वो फोन पर बात करते हुए सिर हिलाते हैं ये सोचकर कि दूसरी तरफ वाले को दिख रहा है। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। और वो पानी वाला गिलास वाला एक्सपेरिमेंट भी तो इसी अवस्था का है ना, जिसे केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रेशन। हाँ, सेंट्रेशन। बताइए उसके बारे में। केंद्रीकरण का मतलब है किसी स्थिति के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान दे पाना और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज कर देना। जैसे अगर आप बराबर मात्रा का पानी एक छोटे चौड़े ग्लास से एक लंबे पतले ग्लास में डालें, तो इस उम्र का बच्चा कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पानी की ऊंचाई पर ध्यान दे रहा है, गिलास की चौड़ाई पर नहीं। और इसी से जुड़ी है संरक्षण की समझ की कमी, लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर किसी चीज का सिर्फ बाहरी रूप बदल दिया जाए पर उसकी मात्रा या संख्या उतनी ही रहे तो वो चीज असल में उतनी ही रहती है। अच्छा, और एक और चीज थी अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी, मतलब सोच को उलटने में दिक्कत। बिल्कुल, बच्चा मानसिक रूप से क्रियाओं को पलटकर नहीं देख सकता। जैसे वो ये समझ सकता है कि ए से बी तक कैसे जाना है, पर बी से वापस ए तक कैसे आना है ये समझने में उसे दिक्कत होगी। या अगर 3 + 2 = 5 समझता है तो 5 - 2 = 3 को आसानी से नहीं समझ पाएगा। सोच एक ही दिशा में चलती है। तो इस स्टेज में काफी सीमाएं हैं सोच की। बच्चा इनसे बाहर कैसे निकलता है? वही पियाजे वाले मैकेनिज्म, अनुभव, दूसरों से बातचीत,
खासकर अपने जैसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने से जब उसकी सोच को चुनौती मिलती है, असंतुलन पैदा होता है, तो वो धीरे धीरे अपनी सोच को बदलता है, समायोजन करता है और फिर वो अगली अवस्था में पहुंचता है। कौन सी है वो? तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये लगभग 7 साल से शुरू होकर 11 साल तक चलती है। कंक्रीट, ऑपरेशनल, मूर्त यानी ठोस। जी, तो क्या इस उम्र में बच्चा उन चीजों के बारे में लॉजिकली सोचना सीख जाता है जिन्हें वो देख या छू सकता है? कंक्रीट चीजें। एकदम सही पकड़ा आपने। इस अवस्था का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है तार्किक सोच का विकास, लॉजिकल थिंकिंग। लेकिन ये तर्क अभी ठोस वास्तविक चीजों और घटनाओं तक ही सीमित रहता है, जो चीजें सामने हैं या जिनका अनुभव किया जा सकता है। अमूर्त या काल्पनिक बातों पर, हाइपोथेटिकल चीजों पर तर्क करना अभी भी मुश्किल होता है। अच्छा, तो वो कौन सी नई मानसिक क्षमताएं हैं जो इस स्टेज में आ जाती हैं? कई महत्वपूर्ण क्षमताएं आती हैं, जैसे संरक्षण, कॉन्जर्वेशन की समझ अब विकसित हो जाती है। मतलब वो पानी वाले ग्लास वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेगा? हाँ, अब बच्चा समझ जाता है कि ग्लास का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब वो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन कर सकता है। यानी अब वो स्थिति के एक से ज्यादा पहलुओं पर एक साथ ध्यान दे सकता है, जैसे पानी की ऊंचाई और गिलास की चौड़ाई दोनों। और उसमें पलटावीपन भी आ जाता है। वो मानसिक रूप से क्रिया को उलट सकता है। वो सोच सकता है कि अगर पानी को वापस पहले वाले ग्लास में डालेंगे तो वो उतना ही हो जाएगा। अच्छा, और चीजों को ग्रुप में बांटना या लाइन में लगाना? हाँ, वर्गीकरण की क्षमता आ जाती है। वो चीज़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रख सकता है, जैसे अलग अलग तरह के फूलों को रंग या आकार के आधार पर समूह में रखना। और क्रमबद्धता भी सीख लेता है, चीज़ों को किसी एक गुण के आधार पर क्रम में लगाना, जैसे डंडियों को उनकी लंबाई के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में लगाना। और वो मूर्त चीज़ों के लिए सकर्मक अनुमान भी कर पाता है। ट्रांजिटिविटी मतलब अगर उसे पता है कि राम श्याम से लंबा है और श्याम सीता से लंबा है, तो वो ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि राम सीता से लंबा है। लेकिन ये समझना आसान होता है अगर राम श्याम और सीता सामने हो या उनकी ठोस रिप्रेजेंटेशन हो। समझ गई। तो बच्चा अब ज्यादा लॉजिकल हो गया है, व्यवस्थित तरीके से सोचने लगा है, पर अभी भी उसकी सोच ठोस दुनिया से बंधी हुई है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है चौथी और पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये लगभग 11-12 साल की उम्र से शुरू होती है और फिर वयस्कता तक चलती है। पियाजे के हिसाब से ये सोच का सबसे उच्चतम स्तर है। फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक का मतलब यहाँ अमूर्त सोच से है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बिल्कुल। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट की क्षमता का विकास। अब किशोर और वयस्क सिर्फ ठोस सामने दिख रही चीजों के बारे में ही नहीं सोच सकते, बल्कि वो काल्पनिक स्थितियों, विचारों, संभावनाओं, सिद्धांतों के बारे में भी तार्किक रूप से सोच सकते हैं। तो क्या इसमें वो वैज्ञानिक सोच जैसी क्षमताएं शामिल हैं, जैसे हाइपोथेसिस बनाना, टेस्ट करना? हाँ, बिल्कुल। इसमें निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग विकसित होता है, यानी सामान्य नियमों या सिद्धांतों से शुरू करके विशिष्ट निष्कर्ष निकालना। जैसे अगर नियम बता दिया जाए तो उसके आधार पर तर्क करना। और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी आता है। ये वैज्ञानिक सोच का आधार है। किसी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग परिकल्पनाएं बनाना, फिर उन्हें व्यवस्थित तरीके से जांचना और फिर निष्कर्ष निकालना। मतलब अब सोच सिर्फ क्या है तक सीमित नहीं रहती, बल्कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए तक पहुंच जाती है। जैसे नैतिकता, न्याय, फिलॉसफी जैसे मुद्दों पर गहराई से सोचना। बिल्कुल सही कहा आपने। व्यक्ति अब संभावनाओं की दुनिया में सोच सकता है, एक ही प्रॉब्लम के कई संभावित समाधान देख सकता है और वो जटिल नैतिक और दार्शनिक सवालों पर अमूर्त स्तर पर विचार कर सकता है। वाह! तो ये चारों चरण मिलकर विकास की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। कैसे सोच सरल, ठोस अनुभवों से बढ़कर जटिल, अमूर्त विचारों तक पहुंचती है। लेकिन पियाजे के काम का असर सिर्फ इन चरणों को बताने तक ही तो सीमित नहीं था, है ना? शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। हाँ, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर शिक्षा पर। ये जो रचनावादी दृष्टिकोण है ना क्लासरूम में, जहाँ बच्चों को एक्टिव लर्नर माना जाता है, रटने की बजाय समझने और खुद करके सीखने पर जोर दिया जाता है, जहाँ टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, और जहाँ बच्चों की डेवलपमेंटल रेडनेस का ध्यान रखा जाता है कि वो किस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तैयार हैं, ये सब पियाजे के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और खेल और सामाजिक संपर्क के बारे में उनके क्या विचार थे? हाँ,
पियाजे का मानना था कि बच्चों का आपस में खेलना, बहस करना, नियम बनाना और तोड़ना, ये सब उनके नैतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर साथियों के साथ अंतःक्रिया। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक तरह की प्रयोगशाला है, जहां बच्चे सामाजिक नियम सीखते हैं, सहयोग करना सीखते हैं, दूसरों के नजरिए को समझना सीखते हैं। उनका मानना था कि बच्चे अपनी नैतिक समझ भी धीरे धीरे खुद बनाते हैं, वो बाहर से थोपी नहीं जाती। वो अहंग केंद्रवाद से धीरे धीरे समाज केंद्रवाद, सोशियोसेंट्रिज्म की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत प्रभावशाली बातें हैं, लेकिन क्या ये काम की कोई आलोचना नहीं हुई? क्या उनके विचारों को सबने जस का तस मान लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आलोचनाएं भी काफी हुई हैं और वो जानना भी जरूरी है। एक मुख्य आलोचना ये है कि पियाजे ने शायद बच्चों की क्षमताओं को कुछ कम करके आंका। कम करके आंका मतलब? मतलब बाद के जो रिसर्च हुए, उन्होंने दिखाया कि कुछ क्षमताएं जैसे वस्तु स्थायित्व या थोड़ी बहुत अमूर्त सोच भी शायद पियाजे के बताए गए समय से कुछ पहले ही बच्चों में आ जाती हैं। मेथड्स अलग इस्तेमाल करने पर नतीजे अलग मिले। अच्छा, और उनके चरणों के बारे में? क्या वो वाकई इतने पक्के और यूनिवर्सल हैं? इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। आलोचक कहते हैं कि विकास शायद उतना स्टेज लाइक और अचानक बदलाव वाला नहीं होता जैसा पियाजे ने दिखाया। ये ज्यादा कंटिन्यूअस, एक निरंतर प्रक्रिया हो सकती है। और एक बड़ी आलोचना ये भी है कि पियाजे ने सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को काफी हद तक नजरअंदाज किया। हाँ, वाइगोत्स्की ने तो इसी पर जोर दिया था ना? बिल्कुल। वाइगोत्स्की ने दिखाया कि समाज, संस्कृति, भाषा सीखने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। पियाजे का फोकस ज्यादातर इंडिविजुअल बच्चे और उसके पर्यावरण के बीच सीधे इंटरेक्शन पर था। उनकी रिसर्च मेथड पर भी कुछ सवाल थे ना, जैसे उन्होंने अपनी ही बच्चों पर काफी अध्ययन किया था। हाँ, ये भी एक आलोचना है। उनके सैंपल साइज अक्सर छोटे होते थे और उन्होंने मानकीकृत परीक्षणों की बजाय ज्यादातर नैदानिक विधि, क्लिनिकल मेथड का इस्तेमाल किया। मतलब बच्चों से बातचीत करना, उनके जवाबों को इंटरप्रेट करना, इसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी आने का खतरा रहता है। तो इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद पियाजे का योगदान क्या माना जाता है आज? देखिए, आलोचनाओं के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़े नामों में से एक हैं। उन्होंने बच्चों की सोच को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि बच्चे सिर्फ छोटे वयस्क नहीं होते जिनकी सोच बस कमजोर होती है। नहीं, उनकी अपनी एक अलग तरह की सोच होती है जो अपने तरीके से काम करती है और विकसित होती है। उनका काम आज भी, भले ही उसमें संशोधन किए गए हों, नए शोध और सिद्धांतों के लिए एक शुरुआती बिंदु है, एक फाउंडेशन है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने जीन पियाजे के इस क्रांतिकारी विचार को समझा कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, पैसिव रिसीवर नहीं। हमने देखा कि स्कीमा, आत्मसातीकरण, समायोजन और संतुलन जैसी प्रक्रियाओं से ये निर्माण कैसे होता है, और हमने उनकी 4 प्रसिद्ध अवस्थाओं, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक को जाना, जो दिखाती हैं कि हमारी सोच कैसे कदम दर कदम विकसित होती है अपनी सीमाओं और उपलब्धियों के साथ। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के कि पियाजे का एक गहरा मकसद शायद विज्ञान और मूल्यों के बीच, फैक्ट्स और वैल्यूज के बीच एक पुल बनाना था। अच्छा। उन्होंने ज्ञान और नैतिकता के निर्माण की जिस प्रक्रिया का वर्णन किया, एक मौजूदा व्यवस्था, स्कीमा से शुरू करना, फिर नई जानकारी या चुनौती से सामना होना, जिससे असंतुलन या एक तरह की अराजकता पैदा होती है, और फिर उस चुनौती को समझकर, उससे सीखकर एक नई, बेहतर समझ या व्यवस्था, समायोजन के बाद नया संतुलन तक पहुंचना। क्या ये प्रक्रिया सिर्फ बचपन की कहानी है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर हम वयस्क भी अपनी जिंदगी में, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, किसी नई विचारधारा का सामना करना हो या किसी नैतिक दुविधा से जूझना हो, क्या हम भी इसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रक्रिया से नहीं गुजरते? कैसे हम अपनी समझ की सीमाओं को पहचानते हैं, उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और फिर अपनी समझ को विस्तार देते हैं? ये पियाजे की विरासत का एक पहलू है जिस पर शायद हम सब मनन कर सकते हैं। वाह, इस गहरे विचार के साथ ही हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पियाजे की दुनिया की ये सैर पसंद आई होगी और कुछ नया सोचने को मिला होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आप लोग सीटेट, यूटेट, यूपीटेट या फिर KVS, EMRS, NVS जैसी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो उपदेशता आपके लिए काफी काम का हो सकता है। ये बेसिकली एक YouTube चैनल और पॉडकास्ट है जो आपको एकदम फोकस्ड तैयारी में हेल्प करता है।
मतलब खासकर सीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल भी है, और हाँ, हाथ से लिखे नोट्स की ई-बुक्स और प्रैक्टिस के लिए जरूरी एमसीक्यूज भी हैं। सब कुछ एक ही जगह, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। दूसरी चीज, यहाँ ना जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट्स हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब सीडीपी, और सीटेट पेपर 2 साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आ जाता है। अरे हाँ, यूटीटी के लिए एक स्पेशल मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। तो कुल मिला के उपदेष्टा टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफी सॉर्टेड और यूजफुल रिसोर्सेज देता है। तो उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसे जरूर दबा देना ताकि नए वीडियोस और पॉडकास्ट का पता चलता रहे।